जल्दी से ज्वाइन कर लें सभी। ओके बेटा, तो आज का हमारे क्वेश्चन जो है वो है, हमारे पास 24 जनवरी का एग्जाम है 2018 का एसएससी जेई का। तो ये एग्जाम में हमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमें आज सॉल्व करने हैं। ओके, तो हमारे पास व्हाट काइंड ऑफ कॉन्टेक्ट कैन बी एस्टेब्लिश फॉर अ लोअर पेयर। तो लोअर पेयर के लिए इसमें से कौन सी एग्जांपल है, जैसे कि हम लोअर पेयर के लिए बार जानते हैं, तो लोअर पेयर किसके बीच होता है। तो वेलकम एवरीवन, वेलकम। जल्दी से सभी आ जाए करो ताकि हमारी जो स्पीड अप है थोड़ा सा हम ज्यादा कर सके। ठीक है, जैसे ही आपको मैसेज आता है तो जल्दी से आप क्लास ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, चलिए। तो आप सबको एक पोल का ऑप्शन आएगा, वो पोल पे आपको क्लिक करना है और मुझे बताना है कि आपका राइट आंसर क्या है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे पोल का ऑप्शन देखिए साइड में आ रहा है। अभी आपको पोल का ऑप्शन आएगा, ये लीजिए, इस पे आप क्लिक करेंगे और हम मुझे बताएंगे। तो हमारे पास लोअर पेयर का एग्जांपल, लोअर पेयर का बताना है, लोअर पेयर का जल्दी से। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या है बेटा, सरफेस कांटेक्ट। जब सरफेस कांटेक्ट होता है तो उसको हम लोअर पेयर बोलते हैं। जब हमारे पास पॉइंट कांटेक्ट होता है तो हम उसे हायर पेयर बोलते हैं। हायर पेयर और लोअर पेयर, ये दो तरह के हम पेयर को हम समझते हैं टॉम में, थ्योरी ऑफ मशीन में। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट इसमें अगर आप लोअर पेयर की एग्जांपल देखोगे, उसमें स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर, स्क्रू पेयर आर एग्जांपल ऑफ लोअर पेयर। ये सारी क्या है, एग्जांपल है लोअर पेयर की। और अगर हम हायर पेयर की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, बेल्ट एंड पुली ड्यू टू लाइन कांटेक्ट। देखिए, बेल्ट एंड पुली भी एक क्या है, हायर पेयर फॉर्म करती है। क्यों? क्योंकि एक लाइन कांटेक्ट बना रही है। और अ पेयर ऑफ टूथ गियरिंग, जब दो गियर आपस में जुड़ते हैं तो हमारे पास एक पॉइंट कांटेक्ट होता है, तो हायर पेयर है। बेल्ट एंड रोप ड्राइव हमारे पास एक हायर पेयर। बॉल एंड रोलर, ठीक है, बॉल एंड रोलर बेरिंग है, उसमें भी कैम एंड फॉलोवर में भी ये सारे हायर पेयर होते हैं। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप में से जो भी बच्चा जैसे मान लीजिए ज्वाइन करता है और उसको अगर बेसिक नहीं पता, तो बेसिक नहीं पता तो आप पहले बेसिक पढ़ेंगे तभी आप आगे आएंगे। ओके, आगे चलते हैं। हाउ मेनी डिग्री ऑफ रोटेशनल फ्रीडम एग्जिस्ट इन अ फ्री बॉडी इन स्पेस। तो हमारे पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो हम इस पे क्लिक कर दीजिए बेटा, सेकेंड वे। ठीक है, लीजिए बेटा, इस पे क्लिक कर दें। तो कितने डिग्री ऑफ रोटेशन फ्रीडम एग्जिस्ट करती है, रोटेशनल फ्रीडम। शाबाश शाबाश। तो हमारे पास मान लीजिए कोई इस तरह से एक मैं शेप बना लेता हूं, 3D शेप हमारे पास आ जाएगी। ये लीजिए, हमारे पास ये 3D शेप है। तो मेरा बच्चा ये अलग अलग एक्सेस में घूम सकती है। अलग अलग एक्सेस में कैसे, ये इस तरह से घूम सकती है बेटा, इस एक्सेस पे रोटेट कर सकती है, इस एक्सेस पे रोटेट कर सकती है, इस एक्सेस पे रोटेट कर सकती है। तो तीन एक्सेस पे तो रोटेट कर सकती है, और प्लस ये ऊपर नीचे अप एंड डाउन जा सकती है, राइट एंड लेफ्ट जा सकती है, और आगे पीछे ऐसे मूव कर सकती है। तो ये 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम बन जाते हैं बेटा। कितने बन जाते हैं, 6 बन जाते हैं। ओके, तो हमारे पास इस तरह से 6 रोटेशन हम 6 अलग अलग जगह पे दिखा सकते हैं। कंपोनेंट इसके 6 होते हैं। काइनेमेटिक चेन इज ऑल्सो इज नोन एज मैकेनिज्म व्हेन। काइनेमेटिक चेन हम किसे बोलेंगे, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को और हमें राइट आंसर चाहिए। चलिए बेटा, इस पे क्लिक कर देंगे आप जल्दी से। शाबाश, ओके ग्रेट। व्हेन वन लिंक इज फिक्स्ड, एक लिंक जब फिक्स हो जाता है, ठीक है, हमारे पास जैसे 4 बार चेन मैकेनिज्म होता है। अगर हम इसमें से एक लिंक फिक्स करते हैं, बाकी में मैकेनिज्म होता है, तो हमें एक लिंक फिक्स करना पड़ता है, तभी हमें काइनेमेटिक चेन मिलती है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ फ्लाई व्हील विच इज रिटार्डिंग। कहता है फ्लाई व्हील के संदर्भ में, अगर हम फ्लाई व्हील की बात करें तो उस अगर वो फ्लाईव्हील धीरे धीरे रिटार्ड कर रहा है, मतलब उसकी स्पीड कम हो रही है। एक होता है बढ़ना, एक्सेलरेशन, एक रिटार्डिंग होता है, रिटार्डिंग मतलब वो स्लो डाउन हो रहा है। इफ टी इज द टॉर्क ऑन द क्रैंकशाफ्ट एट एनी इंस्टेंट,
अगर कोई टी टॉर्क लग रही है क्रैंकशाफ्ट पे, और टी मीन जो है वो है रेजिस्टिंग टॉर्क, अगर टी मीन रेजिस्टिंग टॉर्क है, तब बताइए इनमें से क्या ट्रू होगा। टी मीन माइनस टी इज ग्रेटर देन जीरो, टी माइनस टी मीन ग्रेटर देन जीरो, ओके, टी मीन माइनस टी लेस देन जीरो, और टी माइनस टी मीन लेस देन जीरो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको ऑप्शन दे रहा हूं, आप पढ़ लीजिए और ऑप्शन बता दीजिए। जी गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 लीजिए, आपके पास टाइम है और इस पे ऊपर क्लिक कर दीजिए। पढ़ा जा रहा है, क्वेश्चन पढ़ा जा रहा है सही तरीके से, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बेटा, जल्दी से सोच लीजिए, जल्दी से सोच लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। और एक चीज याद रखना, ये क्या कर रहा है? रिटार्ड। रिटार्ड करने का मतलब धीरे 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 इसकी स्लो डाउन हो रही है, स्पीड जो है वो स्लो डाउन होती जा रही है। तो इसके राइट आंसर क्या होगा? इस केस में हमें राइट आंसर जब देखना है तो हमें क्या करना है, हमें ये समझना पड़ेगा सबसे सबसे पहले तो, मेरा बच्चा, इस ग्राफ को अगर आप जानते नहीं हो, टर्निंग मोमेंट डायग्राम के ग्राफ को नहीं जानते, तो थोड़ा मुश्किल है आपको समझना। तो मेरा बच्चा, इसमें क्या होता है कि एक सक्शन स्ट्रोक होता है, सक्शन स्ट्रोक के दौरान हमें इतनी पावर रिक्वायरमेंट होती है, फिर थोड़ी सी मिलती है, उसके बाद थोड़ी सी हमें मिलती है, उसके बाद फिर रिक्वायरमेंट होती है कंप्रेशन के लिए, और फिर हमें टॉर्क आगे मिलती है बहुत ज्यादा, जिसमें क्या होता है? पावर स्ट्रोक, और फिर से हमारे पास एग्जॉस्ट स्ट्रोक आता है। तो मेरा बच्चा, यहाँ पे एक टी मीन आता है, टी मीन, कि इतना टॉर्क जो है वो मीन लगेगा। और टी क्या है हमारे पास? वो टी है हमारे पास वैल्यू, किसी भी इंस्टेंट पे टी की वैल्यू है। तो वो क्या कर रहा है? धीरे धीरे स्लो डाउन कर रहा है स्पीड। क्या कर रहा है? स्लो डाउन कर रहा है। स्लो डाउन जब करेगा तो उसके कारण ओमेगा जो होगा वो लेस होगा, मतलब स्पीड जो है कम हो रही है, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा ओमेगा। और टॉर्क जब हम देखते हैं तो टॉर्क क्या होता है? आई इंटू ओमेगा। ओमेगा अगर नेगेटिव है, ओमेगा अगर नेगेटिव है तो टॉर्क भी नेगेटिव होगा। इस नेगेटिव होने के कारण टी माइनस टी मीन लेस देन जीरो आ जाता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ जाती है। अगर हमें यहां पे नेगेटिव ना लिखा होता कि स्लो डाउन नहीं कर रहा, स्पीड अप कर रहा है, तो ये पॉजिटिव आ जाता बेटा। तो पॉजिटिव आता तो यहाँ पे ओमेगा भी पॉजिटिव होता, टॉर्क भी पॉजिटिव होती, तो हमारे पास ये ग्रेटर देन जीरो आ जाता। अभी क्या है? लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मतलब जीरो से भी छोटा क्या होता है? माइनस की वैल्यूज आ जाएंगी। जीरो के छोटा क्या होगा? माइनस की वैल्यू, इसलिए हमारे पास ये वाला आंसर सही है। ओके, ये वाला आंसर सही है। चलिए आगे। Which term define the fluctuation of speed of a flywheel in terms of linear speed? लीनियर स्पीड के टर्म्स में कौन सा फॉर्मूला सही है, ये बताना है आपको बेटा। और ये 5th नंबर क्वेश्चन है, लीजिए, इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा, जल्दी से बता दीजिए। और बेटा एग्जाम जो है बिल्कुल पास आ चुका है, अब तो कोई कमी नहीं रहनी चाहिए आपकी तैयारी में। ठीक है, तैयारी कीजिए, फुल कीजिए, तो ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो आपको फायदा मिलने वाला है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या है? ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। इसके अंदर हमारे पास ए राइट आंसर कैसे है कि फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड में हम देखते हैं कि स्पीड अप डाउन कितनी जा रही है, और नीचे मीन आ जाती है। मीन क्या है? मीन वैल्यू आ जाती है। मीन वैल्यू जब निकालते हैं वो क्या आ जाती है हमारे पास? v1 प्लस v2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, बस। इसी तरह हम ओमेगा का भी लेते हैं, इसी तरह हम लीनियर का भी लेते हैं। लीनियर और एंगुलर दोनों हमारे पास इस तरह से आ जाएंगे। सर डेट अनाउंस होगी क्या? हो जाएगी बेटा, मुझे लगता है पहले भी उन्होंने एक आइडिया तो दे ही दिया था कि आपका अक्टूबर में एग्जाम है, तो अक्टूबर में कोई बड़ी बात नहीं है। कभी मुझे लगता है 16 अक्टूबर के आसपास था ना, इसके आसपास ही है आपका एग्जाम, तो आ जाएगा, डोंट वरी, रोल नंबर आपका आ जाएगा। ठीक है, पास ही है, कोई बड़ी बात नहीं रहेगी अब तो। ठीक है, चलिए आगे। व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो फॉर क्रीप इन बेल्ट ड्राइव? अगर कहता है वेलोसिटी रेशियो करना है क्रीप इन बेल्ट ड्राइव सिस्टम फॉर सिग्मा 1 being the stress in tight side, sigma 2 being the stress on slack side, and E is the young modulus। तो हमारे पास इसमें वेलोसिटी रेशियो का क्रीप अगर हम देखते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा? फॉर्मूला क्या आएगा, जल्दी से बता दीजिए।
हो गई है 9 से 10। देख लो बेटा, मैं आज एक बार वेबसाइट दोबारा देख लूंगा, आप देख लेना अपना भी, ठीक है। लीजिए, इसका बता दीजिए, बता दीजिए आप क्या आंसर होगा, जल्दी से सारे बताया करिए बेटा। तो ये तो रट्टाफिकेशन है बेटा, फॉर्मूला है, रट्टाफिकेशन है फॉर्मूले का। बेटा छोटा सा गड़बड़ होता है और कुछ नहीं, छोटी सी गड़बड़ होती है और काम वहीं खराब हो जाता है। इसलिए बड़े ही ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, फिर ही आंसर दो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? राइट आंसर इसके अंदर आएगा सी। सी आएगा ना कि बी आएगा। हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, हम इनमें प्लस और माइनस d1 अपॉन d2। ओके, जस्ट होल्ड ऑन बच्चे, इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा गड़बड़ दिया है, जस्ट होल्ड ऑन। इसका जो आंसर आपके पास बनता है, इसमें सिग्मा 1 और सिग्मा 2 जो है वो ऊपर नीचे, ठीक है, प्लस आना चाहिए बेटा, प्लस ही आना चाहिए ना। यहां भी प्लस और यहां पे भी प्लस, यहाँ पे ये माइनस है ना, ये गलत है, बस ये चीज गलत है, बाकी तो सेम ही है। हम जब इसको देखेंगे सेम ही लग रहा है, लेकिन ये माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो आपको ये वाला आंसर क्लिक करना है, ठीक है बच्चे। तो हमने बी नहीं सी राइट आंसर देना है, सी राइट आंसर देना है। Okay, which kind of pair can attach to for a car mirror can be classified? कार मिरर, चाहे आप बाइक का मिरर लगा लो, आप पकड़ के ऐसे गोल घुमा देते हो ना, ऐसे जैसे हमारा हिंज पॉइंट ऐसे घूमता है, ये देखिए है ना, इस तरह से। अब हमारा ये वाला शोल्डर जो है वो भी इसी तरह से ऐसे पूरा मूव कर सकता है। तो हमारे पास कौन सा होगा? रोलिंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर, स्फेरिकल पेयर या स्क्रू पेयर? इसका राइट आंसर आपको बताना है। जस्ट होल्ड ऑन, मैं आपको अभी ऑप्शन दे रहा हूं। 7th का लीजिए बेटा, आपके पास ऑप्शन आ रही है और इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है, जल्दी से बेटा। शाबाश शाबाश। तो राइट आंसर क्या है? शाबाश, सी इज द राइट आंसर, स्फेरिकल पेयर। तो ये एक स्फेरिकल पेयर होता है बेटा, जैसे हम देखते हैं कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ज्वाइंट होता है और ये पूरा इसके अंदर घूम सकता है। पुराने टाइम में ना गेम आती थी हमारे पास बेटा, जॉयस्टिक बोल देते हैं हम उसे, ऐसे पूरे घूम जाती थी वो, ऐसे पूरी ऐसे घूम जाता था। तो वो इसके अंदर शोल्डर के अंदर हमारे पास बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट ही होता है इसी तरह का। इवन हमारी नीज के अंदर भी यही होता है। Okay, which of the following can said to be equivalent with the frictional torque transmitted by con clutch? तो कॉन क्लच के साथ मिलता जुलता फ्रिक्शनल टॉर्क वाला फॉर्मूला किसके साथ मैच करता है? तो आपको ये वाला आंसर देना है 8 का। लीजिए बेटा, आपके सामने ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। Which of the following can said to be equivalent with the frictional torque transmitted by the con clutch? तो कॉन क्लच और किसी के साथ मैच करना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है मेरे पास बेटा डी। डी क्या है? ट्रेपेजोइडल पिवट बेरिंग। इसके साथ जो है वो कॉन क्लच जैसा है हमारे पास होता है। तो मेरे पास इसमें फॉर्मूले होते हैं बेटा, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। फ्लैट पिवट बेरिंग के हैं, उसमें यूनिफॉर्म प्रेशर होता है, ये वाला फॉर्मूला लगाते हो। यूनिफॉर्म वेयर वाला, ये वाला फॉर्मूला लगाते हो। और हमारे पास कॉनिकल पिवट बेरिंग वाले के लिए ये फॉर्मूला है हमारे पास, इस तरह से ये फॉर्मूला है। तो हमारे पास अलग अलग फॉर्मूले हैं और हम देखेंगे ट्रेपेजोइडल वाला, ये देखिए ट्रेपेजोइडल के लिए है, फ्लैट कॉलर बेरिंग के लिए, इतने सारे हैं, ठीक है। कॉन क्लच के लिए ये वाला फॉर्मूला है, तो हमारे पास ये कॉन क्लच का फॉर्मूला है। अगर आप कॉन क्लच वाला देखोगे ना, तो हमारे पास क्या आएगा, ऑलमोस्ट ये देखिए सेम हमारे पास फॉर्मूला मिल जाएगा हमें। तो हमारे पास ट्रेपेजोइडल वाला और कॉन क्लच वाला सेम ही आते हैं, सेम ही आते हैं। चलिए आगे। फ्लैट पिवट बेरिंग इज ऑल्सो नोन एज, फ्लैट पिवट बेरिंग को और क्या कहते हैं? लीजिए, आपका आ गया 9th नंबर क्वेश्चन। लीजिए, इसके ऊपर क्लिक करेंगे बेटा जल्दी से। फ्लैट पिवट बेरिंग, फ्लैट पिवट बेरिंग, क्लिक नहीं करते बेटा। इसको हम कह देते हैं बेटा, इसको कहते हैं फुट स्टेप बेरिंग कह देते हैं, फुट स्टेप बेरिंग कह देते हैं। फ्लैट पिवट बेरिंग को फुट स्टेप बेरिंग बोल देते हैं। तो नाम है अलग अलग है, फुट स्टेप बेरिंग भी बोल देते हैं। चलिए आगे।
ओके, हाउ द नॉर्मल पिच होती है हमारे पास, एंड एक्सियल पिच पीसी हमारे पास होती है, रिलेटेड टू द हेलिकल गियर विद हेलिक्स एंगल अल्फा। तो इसमें से एक फॉर्मूला है, बड़ा फेमस है, बहुत फेमस है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। बहुत फेमस फॉर्मूला है 10th का। लीजिए बेटा, आपके पास ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, 10th का। जल्दी से। एक्सियल पिच और नॉर्मल पिच दोनों का आपको बताना है बेटा, एक्सियल पिच और नॉर्मल पिच। चलिए हो गया, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर बेटा, बी इज द राइट आंसर। जब आप देखते हो तो हमारे पास जो एक्सियल पिच होती है उसके साथ कॉस अल्फा, जब अल्फा क्या है हमारे पास, हेलिक्स एंगल, और इसका इक्वल टू आ जाएगा नॉर्मल पिच के, नॉर्मल पिच के। इस फॉर्मूले को आपने याद रखना है हमेशा, और ये हमेशा जो है बार बार पूछा जाता है, इसलिए काफी फेमस माना जाता है ये मामला। ओके, चलते हैं आगे। तो एक्सियल पिच क्या होती है, इट इज द डिस्टेंस पैरेलल टू द एक्सिस बिटवीन द सिमिलर फेसेस। सिमिलर फेसेस है तो उनके बीच में टीथ जो है सिमिलर, सॉरी एडजेसेंट टीथ है और सिमिलर फेस है, और उनमें पैरेलल टू एक्सिस हमारे पास डिस्टेंस जो होता है उसको एक्सियल पिच कहते हैं। नॉर्मल पिच हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन सिमिलर फेसेस ऑफ एडजेसेंट अलोंग हेलिक्स, हेलिक्स के साथ साथ हमारे पास होता है। ये सब कुछ मैंने समझा रखा है, तो प्लीज इनको देख लेना एक बार फॉर्मूलास को, और इसको समझ लेना। ये मैंने सब कुछ समझा रखा है, हेलिक्स एंगल वगैरह सब कुछ आपको समझा रखा है ऑलरेडी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द ट्रेन वैल्यू ऑफ अ गियर ट्रेन? इसका आंसर गलत मत देना बेटा, ठीक है। लीजिए 11वें का, इसका गलत आंसर मत देना, ठीक है। इसका आसान वाला क्वेश्चन है, ये गलत मत दे देना आंसर। जल्दी से बेटा, क्या हो गया बेटा, आता नहीं है ये, आता नहीं है क्या ये क्वेश्चन आपको? ट्रेन वैल्यू नहीं सुना क्या आपने? ट्रेन वैल्यू का मतलब नहीं सुना क्या कभी? ट्रेन वैल्यू, तो ट्रेन वैल्यू क्या होती है बेटा? बी इज द राइट आंसर, स्पीड ऑफ ड्रिवन, ड्रिवन की स्पीड अपॉन स्पीड ऑफ ड्राइवर। बस, एक होता है ड्राइवर, एक होता है ड्रिवन। ये ड्राइवर का मतलब है इसके साथ मोटर अटैच है, ये घुमा रही है, इंजन अटैच है, मोटर अटैच है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है मान लीजिए, ठीक है। गियर ट्रेन की बात करने तो ये गियर ट्रेन इस तरह से, ये बेल्ट का सोच लिया, यहाँ पे ये अगर देखें गियर का, तो गियर वाले केस में हम इस तरह से बना देंगे बेटा, गियर वाले केस में हम इस तरह से बना देंगे। ये हमारे पास अगर ड्राइवर है और वो ड्रिवन है, ये ड्रिवन है, तो हमारे पास क्या होगा बेटा, इस तरह से। इसको हम क्या करें, स्पीड ऑफ ड्रिवन, इसकी स्पीड तो हमारे पास दूसरे की स्पीड, इन दोनों का रेशियो हम देख लेते हैं बस, और कुछ नहीं। 11 का होगा 12, what will be the change in the vertical height in meter of watt gunner when the speed is decreased from 50 rpm to 25 rpm? बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पता नहीं क्यों इनका फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है ये। लीजिए, हमारे पास ए बी सी डी ऑप्शन है, 30 सेकंड आपके पास है। एक छोटा सा फॉर्मूला है, अगर आपको आता है तो वो आप अप्लाई करके इसको कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। जो कर सकता है वो तो करो। नहीं, शाबाश शाबाश। चलो, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला जब हम लगाते हैं बेटा, तो हाइट का जब फॉर्मूला लगाते हैं 895/n²। बस, हाइट जो होता है हमारे पास h1 जो है वो क्या होगा, 895/n1 का स्क्वायर। बस, हमारे पास क्या है 895, और n1 स्पीड कितनी है 50 का स्क्वायर, 50 इंटू 50, और फिर दोबारा h2 क्या आएगा 895/n का स्क्वायर। n अब कितना हो गया, n 25, 25 इंटू 25। बस, इन दोनों का हमने चेंज देखना है। चेंज हमारे पास क्या है, इसमें से ये माइनस कर दिए, मतलब h1 से h2 माइनस कर दीजिए, तो हमारे पास चेंज आ जाएगा। और ना, तो सिंपल सा बेटा, 895/50 इंटू 50, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर लेना बेटा इसको, इजी है ये तो
50 इंटू 50 माइनस 895 बटा 25 इंटू 25। लीजिए बेटा, बस आपने को करना है और इसका आंसर आ जाएगा 1.074 राइट आंसर आ जाएगा बेटा इसका। ठीक है, इसका राइट आंसर यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे। हाउ इज सेंसिटिविटी एंड स्टेबिलिटी रिलेटेड टू द गवर्नर? गवर्नर के साथ कैसे रिलेशन बनता है इसका? सेंसिटिविटी एंड स्टेबिलिटी का 13 का। लीजिए बेटा, आसान सा क्वेश्चन और जल्दी से इसको बता दीजिए। क्या हो गया बच्चा, आपके पास पोल ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या? आपके पास पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो बताइए, पोल का ऑप्शन आ रहा है या नहीं? हाँ जी बेटा, प्रमोद, राजू, धीरज, सरस्वती, ये सारे बच्चे एक बार बता दो, पोल का ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा आपके पास? नहीं आ रहा तो मैं आपको कोई और ऑप्शन दूं? तो हमारे पास ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सेंसिटिविटी और स्टेबिलिटी हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। विच रेशियो डिफाइंस द हाइट ऑफ व्हाट गवर्नर टू दैट ऑफ वाटर गवर्नर फॉर इक्वल आर्म लिंक लेंथ वेयर m इज द मास ऑफ द बॉल एंड m इज द मास ऑफ स्लीव। तो हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ व्हाट गवर्नर टू द वाटर गवर्नर। तो दोनों का हमें फॉर्मूले में बता देना है। नहीं सर, टाइम आने के पहले ही खत्म हो जाता है। ओके बेटा, मैं टाइम दे दिया करूंगा आपको। लीजिए, अब आपको 30 सेकेंड है, आप क्लिक करके दिखाइए 14 का, 14 का अब करके दिखा दो। बस दोनों का बेटा हाइट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दोनों का आप हाइट का फॉर्मूला जो आएगा आपको, आपके पास उसका रेशियो ले लेना है, बस और कुछ नहीं है। सेकंड बी 7 6 5 4 3 2 1। तो आपके पास ये फॉर्मूला, चलो ये हो गया। अब हमारे पास देखना क्या है, हमें देखना है हाइट ऑफ वॉट गवर्नर। हाइट ऑफ वॉट गवर्नर क्या होती है, यहाँ पे वॉट लिख देता हूं बेटा, वॉट, ठीक है। तो वॉट गवर्नर की हाइट का फॉर्मूला 895 बटा एन स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होता है इसका फॉर्मूला। हाइट ऑफ वाटर गवर्नर, ये हमें फॉर्मूला अगर नहीं याद तो थोड़ा सा आपको मुश्किल हो सकता है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप काम कर लेंगे, नहीं तो नहीं। तो m प्लस m डिवाइडेड बाय m और 895 895 बटा एन स्क्वायर। लीजिए बेटा, ये अगर दो फॉर्मूले आपको याद है तो आप काम कर लोगे, नहीं तो नहीं। तो हमने क्या करना है, इन दोनों का रेशियो ले लेना है जस्ट, और कुछ भी नहीं करना है। इन दोनों का हमें रेशियो लेना है। तो हमें किसका लेना है, रेशियो डिफाइन हाइट ऑफ वॉट गवर्नर। वॉट गवर्नर को हमारे पास रेशियो लेना किसके साथ, H1 का H2 के साथ, H1 का H2 के साथ। H मतलब वॉट का ऊपर रख लो और H वाटर का नीचे रख लो, बस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मेरा बच्चा आपको दिख रहा होगा एक बड़ी अच्छी चीज कि 895 कॉमन है दोनों में, और वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कट जाएगा 895 बटा एन स्क्वायर। ये लीजिए, ये हमारे पास ये सारा का सारा कट रहा है, ये ऊपर चला जाएगा m अपॉन m प्लस m। बस हमने अभी तो कर लिया इसको, अभी तो हमने रट्टा के मार के मतलब हमने इसको देख लिया कि सर टाइम लग रहा है, इसको मैं करने में टाइम लगेगा, लेकिन वहां नहीं लगेगा। एक बार दो बार देखोगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा कि हमारे पास m अपॉन m प्लस m ये वाला फॉर्मूला आता है। इसमें स्मॉल m जो है 30 सेकंड देते हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं बेटा 30 सेकंड देता हूँ। इसमें कोई ऐसा होगा कि यहाँ से 30 सेकंड स्टार्ट हो चुके होते हैं, लेकिन आप तक पहुंचे होते आज 5-6 सेकंड 10 सेकंड ऐसे निकल जाते पहले। चलिए ओके, तो हमारे पास ए इज द राइट आंसर बेटा, बी नहीं है, ए राइट आंसर है इसका। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैम फॉलोअर हैज द हाईएस्ट वियर रेट? सबसे ज्यादा वियर कौन सा होता है, वियर एंड टीयर सबसे ज्यादा किसका होता है? तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है ए बी सी डी। लीजिए, आपने क्लिक करना है इसी ऊपर। पेपर की तैयारी करो बेटा जल्दी से।
आप में से कुछ बच्चे पूरी अभी तक तैयारी नहीं हो रखी होती, फिर भी मैं कहूंगा पेपर जरूर देने जाए बेटा। आप में से कुछ बच्चे हैं जिन्होंने 1 महीने पहले ज्वाइन किया है, 15 दिन पहले ज्वाइन किया है। आप में से कईयों को सर तैयारी तो है नहीं, क्या फायदा पेपर देने का। पेपर जरूर देना। पेपर देने से जो एक एक्सपीरियंस बनता है ना, वो कहीं नहीं बन सकता। पेपर देना मजा ही अलग है। चलिए, तो इसका वियर एंड टीयर सबसे ज्यादा बेटा, इसमें से दिमाग वैसे ही लगा लेते बेटा। नाइफ एज फॉलोअर जो होता है सबसे ज्यादा वियर एंड टीयर होता है। मेरा बच्चा इस तरह से तीखा है, ये देखो इस तरह से, जब इसकी घिसाई ये चलेगा कैम, ये घिसेगा बस। रोलर कहां से घिसेगा? रोलर तो कैम के ऊपर इस तरह से रोलर है, तो रोलर तो वैसे ही कम घिसेगा। फ्लैट वाले में कैसे घिसाई होगी? ये देखिए फ्लैट है ये, इसमें भी टेंशन नहीं, सबसे ज्यादा इसी में टेंशन है। इसीलिए इन चीजों को, नाइफ एज फॉलोअर को हम कम इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास इसमें तीखा एक पॉइंट बन रहा है ना, वो घिसाई कर रहा है, वो वियर कर रहा है उसका। चलिए आगे। When the friction comes in action between the two running parts of a machine, it result in the production of, कहता है जब फ्रिक्शन कहीं पे आ जाता है दो मशीन पार्ट्स के बीच में, तो उसके अंदर क्या आ जाता है? तो हमें पता है बेटा, इसके कारण क्या आता है? हीट आ जाती है। तो आप सबको पता होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे। When the position of a body is either in rest or in uniform velocity, then body is said to be in। तो आपने मुझे इसका आंसर बताना है, ठीक है? तो हमारे पास ये 17 सेकंड, सॉरी 17 का है, लीजिए 30 सेकंड है आपके पास, ले लीजिए। ABCD जल्दी से बता दीजिए। बताइए बेटा। 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। चलिए, नहीं पता, शाबाश। तो ये बेटा इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। अगर मान लीजिए कोई बॉडी रेस्ट में पड़ी है, ये रेस्ट में इसीलिए पड़ी है क्योंकि इसके ऊपर फोर्स का इक्विलिब्रियम है। अगर ग्रेविटी नीचे से खींच रही है, टेबल इसको ऊपर की ओर धक्का लगा रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है। अगर कोई चीज यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलना, अब मेरे मास मतलब जो है, इसका मतलब समझो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे जल चलती है ना, तो वो क्या है? एक एक इक्विलिब्रियम सेट कर रही है। हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे चलने का मतलब क्या है? कि वो अपनी स्पीड को चेंज नहीं कर रही है, अपनी वेलोसिटी वही की वही है। पहली v1 थी, फिर v2 ही है, वही स्पीड पे चल रही है। तो इस तरह से क्या होता है? बॉडी सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम। हम उसे इक्विलिब्रियम में कह देते हैं कि अगर चाहे दोनों पोजीशन हम इसमें से हो, रेस्ट में हो चाहे यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हो, तो उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। आया कभी दिमाग में ऐसा? ऐसा कभी आया कि इक्विलिब्रियम कहते होंगे? द बीम विच हैज वन डैश एंड एंड अदर डैश एंड इज नोन एज कैंटिलीवर। तो एक एंड क्या होता है? फिक्स, दूसरा फ्री। चलिए, एक एंड क्या होता है? फिक्स एंड होता है, और दूसरा क्या होता है? फ्री एंड होता है। तो उसमें क्या कहते हैं? हम उसे कैंटिलीवर बीम बोल देते हैं। चलिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ई की वैल्यू या वाई की वैल्यू हमें निकालनी है, ई और वाई की वैल्यू, ठीक है? इफ द पॉइजन रेशियो म्यू जो है आपको गिवन है 0.25 गिवन है, ओके, एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर द मटेरियल, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकालना, सॉरी रिजिडिटी निकालना है, ना कि ई, सॉरी रिजिडिटी है ना, रिजिडिटी, ठीक है? तो हमारे पास सी निकालना बेटा। तो हमारे पास अगर सी निकालना है और ई दे रखा है, ई दे रखा है कितना? 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हमें सी निकाल के बताना बेटा। लीजिए बेटा, आपके पास ऑप्शंस हैं, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। 19 का, ठीक है? लीजिए बेटा, करिए, कैलकुलेट करिए, इसे कैलकुलेट करिए जल्दी से। जल्दी करिए बेटा, जल्दी से।
चलिए, तो हमारे पास क्या होगा बेटा, 2g, हमारे पास जब फॉर्मूला लगाते हैं E इक्वल टू 2g, g कह दीजिए c कह दीजिए, एक ही बात है, ठीक है, g कह लो या c कह लो, 2g 1 प्लस म्यू, बस ये फॉर्मूला है। अब E हमारे पास गिवन है, म्यू हमारे पास गिवन है, g हमने निकाल देना, बस और कुछ नहीं। हमारे पास जो जो वैल्यू गिवन है हमने वो डाल देनी है, दूसरी हमने निकाल देनी है। तो 80 इज द राइट आंसर, 80 इज द राइट आंसर, 80 इसका राइट आंसर आएगा। चलिए आगे, ठीक है, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर द हुक्स लॉ। हुक्स लॉ के लिए इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है? ये मेरा बच्चा थोड़ा सा इसको ऐसे करना, ये क्वेश्चन जो है ना, आप सिर्फ इतना देखना, मैं इसको बंद कर देता हूं यहाँ पे, ये हिंदी में लिखा हुआ है, इसको रहने दो बस, बाकी पढ़ लीजिए, ठीक है। इसमें से इनकरेक्ट बताना है, वो उसे हिंदी के कारण थोड़ा सा कंफ्यूजन सी क्रिएट कर रहा है क्वेश्चन 20 का। लीजिए बेटा, जल्दी से बताइए, हुक्स लॉ में इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें से? चलिए, सो डी इज द राइट आंसर बेटा, ये तो हो ही नहीं सकता ना। ये अगर आप देखोगे हमारे पास स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब हमारे पास ये तो करेक्ट है, ये तो करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट पूछा है। अब इनकरेक्ट तो ये भी है, ठीक है, इनकरेक्ट हमारे पास ये भी है और ये भी है, लेकिन डी देखिए, डी में ये दोनों ऑप्शन दे दिए, तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। इनकरेक्ट हमारे पास दोनों ही है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ना तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना इक्वल टू होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो हमारे पास डी इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक का बटन दबा दें यार, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। और अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।